बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख इस्लाम में दौलत उस्मानी की किस्त नंबर 28 में हम आपको खुशामदीद कह रहे हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, सुलेमान आजम का अहद हुकूमत न सिर्फ तारीख उस्मानिया बल्कि तारीख आलम का एक नहायत अहम दौर है। मगरबी यूरोप की सुल्तनतें कुरून वस्ती के खलफशार से निकलकर अहद जदीद की माह आराइयों के लिए तैयार हो रही थी। सुल्तनत उस्मानिया और इनके दरमियान 40 साल से कोई बड़ी जंग नहीं हुई थी। यूरोप में बायजीद सानी की लड़ाइयां छोटी छोटी मसीही हुकूमतों के साथ महदूद थीं। सुल्तान सलीम की तवज्जो तमाम तार इस्लामी सुल्तनतों की जानब मुतबल रही और इस मुद्दत में यूरोप की सुल्तनतों ने बहुत बढ़िया नुमाया तौर पर तरक्की कर ली थी। स्पेन से मोर्स का इखराज हो चुका था और वहां की मुख्तलिफ मसीही रियासतें मुत्तहिद होकर एक फरमारवा के ज़ेरे हुकूमत आ चुकी थी। फ्रांस अपनी खाना जंगियों को ख़त्म करके दूसरे मुल्कों के फतवात के लिए निकल चुका था। इंग्लिस्तान और सुल्तनत ऑस्ट्रेलिया में भी कुव्वत और इस्तेकाम की अलामतें ज़ाहिर हो गई थी। बाकायदा तनख्वाहदार पैदल फौजें बड़ी तादाद में रख ली गई थी। आतशी असलों का इस्तेमाल कसरत से किया जा रहा था। ईसाई सुल्तनतों में अपनी कुव्वत की तरक्की का एहसास और मुसलमानों से ताज़ा मुकाबले का हौसला शिद्दत से पैदा हो गया था। यूरोप मजहबी जोश से लबरेज था और बामी अदावतों के बावजूद तमाम मसीही सुल्तनतें दौलत उस्मानी के मुकाबले के लिए आमादा और मुस्तैद हो गई थी। शहंशाह चार्ल्स पंजम, जिसकी वसी सुल्तनत यूरोप के निसब से ज्यादा हिस्सा पर फैली हुई थी, खास तौर पर इस मसीह इतिहाद में पेश था। दौलत उस्मानी के लिए चार्ल्स और इसके मावनीन से कुव्वत आजमाई करना आसान ना था, खसूसन ऐसी हालत में कि ईरान की वसी सुल्तनत दुश्मनी पर आबादा थी और शाम और मिस्र में हर वक्त बगावत का खतरा ही था। ताहम वो न सिर्फ इन बैरूनी और अंदरूनी खतरात से महफूज रही बल्कि 16वीं सदी के पूरी मुद्दत में इसकी कुव्वत और सतूत में इजाफा ही होता गया और ईसाई सुल्तनतों के बतेरे सूबे इसके मकबूजात में शामिल हो गए। इसमें शुबा नहीं कि 16वीं सदी में तुर्कों की अजीम और शान कामयाबी का सबब इनकी जबरदस्त फौजी कुव्वत और अपनी कौमी इज्जत अजमत का असार था। लेकिन इस कामयाबी का असली सबब यह था कि अनान सुल्तनत एक ऐसे फरमारवा के हाथ में थी जो दौलत उस्मानिया का सबसे बड़ा ताजदार और इस वक्त तमाम दुनिया का सबसे बड़ा शहंशाह था। जाती इंसाफ और इखलाक, सुल्तान सुलेमान 26 साल की उम्र में तख्त नशीन हुआ। बायजीद सानी के ज़माने में जब इसकी उम्र बहुत कम थी, वो मुख्तलिफ सूबों का हाकिम रह चुका था। फिर जब सुल्तान सलीम ने ईरान पर हमला किया था तो सुलेमान को नायब सुल्तनत की हैसियत से कस्तंतुनिया में छोड़ गया था। इसके बाद जंग मिस्र के दौरान में वो नारू के हाकिम था, वो अरुणा का हाकिम था और फिर सुल्तान सलीम के अहद के आखिरी 2 सालों में वलायत सावर खान का इंतजाम इसके सुपुर्द किया गया था। चुनांचे जब सुल्तान सलीम की वफात के बाद वो तख्त पर आया तो एक कामयाब मुदब्बर और लायक फरमारवा की शोहरत हासिल कर चुका था। जाती अजमत में वो अपने तमाम पेशरों से बड़ा हुआ था। वो और फतवात और वसत सुल्तानत के लिहाज से इन सब पर फौकीत ले गया था। इस अहद में सुल्तानत उस्मानिया अपनी इंतहाई हद कमाल तक पहुंच गई। इनकी खानगी जिंदगी बिल्कुल बेदाग थी और वो अपने रहम करम के लिए खास तौर पर मशहूर था, जबकि रियाय की फलो बाबूद इसका मता नजर था। चुनांचे जब वो तख्त नशीन हुआ तो तमाम रियाय ने इस नौजवान सुल्तान का, जो अपने अखलाक, शुजात, इंसाफ, रहमदिली और दानिशमंदी की बिना पर हर दर्जा हर दिल अजीज था, नहायत मुसरत के साथ इस्तेकबाल किया था। अपनी हुकूमत के पहले साल में इसने इंसाफ और रहमदिल की ऐसी ऐसी मिसालें पेश की जिससे इसके आइंदा तर्ज अमल से मुतल्लिक नहायत खुशऐन तौक़ात कायम कर ली गई थी। सुल्तान सलीम ने 600 मिस्रियों को बाजबर मिस्र से कस्तंतुनिया मुंतकिल कर दिया था। सुलेमान ने इन सब को अपने वतन वापस जाने की इजाजत दे दी। सुल्तान सलीम ने बाद ताजरों का सामान तजारत
ایران سے تجارت کرنے کی پاداش میں ضبط کر لیا تھا، تو سلطان سلیمان نے نقد روپیہ دے کر ان کی نقصان کی تلافی کر دی۔ اس کے حکم سے سلطنت کے بعض اعلی حکام بددیانتی اور ظلم کی جرم میں گرفتار کیے گئے اور ان کی سخت سزائیں دی گئی تھی۔ ان واقعات کی خبریں تمام سلطنت میں پہنچی اور رعایا کو اپنی جان و مال کی طرف سے اطمینان ہو گیا۔ سلطان سلیمان نے تمام صوبہ داروں کے پاس احکام بھیجے کہ رعایا کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی روا نہ رکھی جائے اور امیر اور غریب، مسلم اور غیر مسلم سب کے ساتھ یکساں طور پر انصاف کیا جائے۔ ان احکام کے نفاذ سے ہر طرف امن و امان قائم ہو گیا۔ البتہ غزالی نے، جسے سلطان سلیم نے مصری حکومت سے غداری کی صلاح میں شام کا حاکم بنایا تھا، سرکشی کا اظہار کیا اور خود مختار ہو جانا چاہا۔ سلطان سلیمان نے فوراً اس کی سرکوبی کے لیے ایک فوج روانہ کی۔ غزالی کو شکست ہوئی اور وہ قتل کر دی گیا۔ اس کے قتل سے نہ صرف شام کا فتنہ فروغ ہو گیا بلکہ شاہ اسماعیل کے معادانہ ارادوں کا بھی خاتمہ ہو گیا، جس نے غزالی کی بغاوت سے فائدہ اٹھانے کی غرض سے شام کی سرحد پر اپنی فوجیں تیار کر رکھی تھی۔ سلطان سلیم کے آخری دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ اور سلطنت ہنگری کے درمیان آویزش پیدا ہو گئی تھی اور سرحدی علاقے میں برابر چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ اس خلش کو دور کرنے کے لیے سلطان سلیمان کو بلغراد اور زباقر کے سرحدی قلعوں کو فتح کر لینا ضروری ہو گیا۔ ان قلعوں کی فتح سرحد کے استحکام کے لیے بھی ضروری تھی اور یورپ میں مزید فتوحات حاصل کرنے کے لیے بھی۔ چنانچہ سلطان سلیمان نے ہنگری کے بادشاہ لوئی ثانی کے پاس اپنے سفیر بھیجے اور اس سے خراج کا مطالبہ کیا۔ لوئی نے اس مطالبہ کے جواب میں عثمانی سفرا کو قتل کرا دیا۔ سلطان سلیمان کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ فوراً ہنگری کی فتح کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کی فوجی سرداروں نے ذہابہ کر اور دوسرے قلعوں کا محاصرہ کر کے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سلطان سلیمان خود بلغراد کی طرف بڑھا اور اس شہر کی گرد، جس نے محمد فاتح جیسے سلطان کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تھا، اپنے خیمے نصب کر دیے۔ 7 روز کی گولہ باری کے بعد 25 رمضان 927 ہجری 29 اگست 1521 ہجری کو عیسوی کو بلغراد فتح ہو گیا۔ فتح کے بعد نہ قلعہ کی فوجی دستہ قتل عام ہوا اور نہ شہر کے باشندے قتل کیے گئے۔ سلطان سلیمان نے وہاں کے سب سے بڑے گرجا میں نماز ادا کی اور تسلیت کے اس عظیم الشان معبود کو خدائے واحد کی پرستش کے لیے مخصوص کر دیا۔ اس کے بعد اسے بلغراد میں ایک ترکی دستہ متعین کیا اور قلعہ کو اثر نو مضبوط اور مستحکم کر کے قسطنطنیہ واپس ہوا۔ بلغراد کے علاوہ سرحد کے دوسرے قلعوں پر بھی عثمانیوں نے قبضہ کر لیا اور ہنگری میں داخل ہونے کی تمام دروازے ان کے لیے کھل گئے۔ سلطان سلیمان اب ہنگری کے دارالسلطنت بودا کی طرف بڑھ سکتا تھا، لیکن روڈس کی فتح اس کے نزدیک زیادہ ضروری تھی اور بلغراد کے بعد اس نے اسی جانب رخ کیا تھا۔ بلغراد کی فتح کا ایک اثر یہ ہوا کہ جمہوریہ وینس نے اثر نو اپنے کو سلطنت عثمانی کا باج گزار تسلیم کر لیا اور جزائر قبرص، سائپرس جسے سائپرس کہتے ہیں، وزنطنہ کا خروج 2 چند کر دیا۔ روڈس کی فتح مختلف وجوہ سے ضروری تھی۔ بلغراد اور روڈس یہی 2 مارکے تھے جن میں سلطان محمد فاتح نے شکست کھائی تھی۔ بلغراد کی فتح نے سلطنت عثمانی کے دامن سے ایک شکست کا داغ تو دھو دیا۔ سلطان سلیمان کی عالی حوصلگی دوسرے دھبا کے دھونے کے لیے بھی بے قرار تھی۔ علاوہ بری روڈس کے جہاز بحر روم کے مشرقی حصہ میں اور مجمع الجزائر اور اناطولیہ کے ساحلوں پر لوٹ مار مچائے رہتے تھے۔ روڈس کی فتح اس وجہ سے بھی ضروری تھی کہ قسطنطنیہ اور شام اور مصر کے درمیان جو تعلقات اب قائم ہو گئے تھے، ان میں مبارزین روڈس اپنے جہازوں کے ذریعے رخنہ انداز ہوتے رہتے تھے۔ ان اسباب کی بنا پر سلطان سلیمان نے اس جزیرے پر قبضہ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا اور 300 جہازوں کا عثمانی بیڑا قسطنطنیہ سے روڈس کی جانب روانہ کیا گیا۔ ساتھ ہی وہ خود بھی 1 لاکھ فوج لے کر ایشیا کوچک کے مغربی ساحل کی طرف بڑھا۔ بحری اور بری فوجوں کی جمع ہونے کی جگہ خلیج مارمریس قرار پائے،
जो रोडस के महाल में एक वाक़या है। 28 जुलाई 1522 ईस्वी को सुल्तान सुलेमान रोडस के साहिल पर उतरा और 1 अगस्त 1522 को मुहासरा शुरू हुआ, जो तकरीबन 5 महीना तक जारी रहा। रोडस के राहब मुबारजों ने नहायत शुजात के साथ मुदाफत की, लेकिन मुआसरीन की क़ुव्वत से मजबूर होकर बिलाखिर इन्हें 6 सफर 929 हिजरी 25 दिसंबर 1522 ईस्वी को हथियार डाल देने ही पड़े। सुल्तान सुलेमान ने इनके साथ जो मरात बरती, इनसे मालूम होता है कि वो इनकी शुजात का किस कदर कदरदान था। इसने मवारजीन को इजाजत दे दी कि 12 रोज के अंदर अपने तमाम असलों और सामानों को लेकर अपने ही जहाजों पर रोडस से चले जाए और अगर जरूर समझे तो आसमानी जहाजों को भी काम में लाए। रोडस के बशिंदों को सुल्तान की राय बनने के बाद पूरी मजहबी आज़ादी दे दी गई। सुल्तान ने शरात के साथ वादा किया कि इनके कलेसियों से कोई तर्ज ना किया जाए, इनके बच्चे वालिदैन से छीने ना जाएंगे और 5 साल तक इनसे किसी किस्म के टैक्स या मसूल का मुतालबा ना होगा। सुल्तान सुलेमान ने अपनी फौजें किला से चंद मील के फासले पर हटा ली ताकि मुबारजीन अमन और सुकून के साथ किला से निकल जाए, लेकिन यनीचरी बावजूद सख्त रोकथाम के बेकाबू हो गए और शहर में दाखिल होकर थोड़ी देर तक लूट मार करते रहे। ताहम तमाम शराइत सुल्तान सुलेमान की तरफ से नहायत ध्यानदारी के साथ पूरे किए गए। मुबारजीन रोडस ने वहां से निकलने के बाद 8 साल तक जजीरा करेट में क्याम किया और फिर मुस्तकिल तौर पर जजीरा माल्टा में जाकर आबाद हो गए थे। बलग्राद और रोडस की फतह के बाद हंगरी, सिसिली और इटली के रास्ते सुल्तान सुलेमान के लिए खुल गए, लेकिन मिस्र की बगावत और एशिया कोचे की शोरश की बहस इससे पहले मिस्र की जानब मुतवज्जह होना पड़ा और यूरोपियन सुल्तनतों को 2 साल की मोहलत मिल गई। अहमद पाशा ने जो खैर बे के इंतकाल के बाद 928 हिजरी 1522 ईस्वी में मिस्र का हाकिम मुकर्रर हुआ था, अलम बगावत बुलंद किया। इस बगावत को फरोग करने के लिए सुल्तान सुलेमान ने एक फौज मिस्र रवाना की। अहमद पाशा को शिकस्त हुई और वो कत्ल कर दी गया। इसके बाद सुल्तान सुलेमान ने सदर आजम इब्राहिम पाशा को हुकूमत मिस्र के इंतजाम और इस्तेकाम के लिए मामूर किया और खुद सल्तनत के दाखिली इंतजाम की तरफ मुतवज्जह हुआ। 931 हिजरी 1525 ईस्वी के अवैल सरमा में वो शिकार की गर्ज से कस्तंतुनिया से औरोना चला गया। रोडस की फतह को 1.5 साल की मुद्दत गुजर चुकी थी। इस दौरान में कोई दूसरी जंग पेश नहीं आई थी, यानी शरीक को अमन का ये जमाना नहायत ग्रां गुजर रहा था। चुनाचे सुल्तान सुलेमान की अदम मौजूदगी में उन्होंने कस्तंतुनिया में बगावत बर्पा कर दी और वुज़रा और दूसरे बड़े बड़े उहदेदारों के मकाना लूट लिए। ये खबर सुनकर सुल्तान सुलेमान औरोना से कस्तंतुनिया को लौटा और इस शोरश को फरोग करने की कोशिश की। इसने बागियों के बाद सरदारों को कत्ल करा दिया, 2 को अपने हाथ से कत्ल किया और फिर आम सिपाहियों को इनाम और इकराम देकर बगावत का खात्मा किया। वजीर आज़म इब्राहिम पाशा इस वक्त मिस्र में था। सुल्तान सुलेमान ने इसे वापस बुला लिया और हंगरी की मुहिम की तैयारी शुरू कर दी थी। यनीचरी के बगावत से इसको तजर्बा हो गया था कि सुल्तनत के अमन के लिए इस फौज को जंग में मसरूफ रखना जरूरी है। बलग्राद की फतह के बाद से अगरचे कोई बड़ी जंग हंगरी के साथ पेश नहीं आई थी, ताहम छोटी छोटी लड़ाइयों का सिलसिला कायम था। अलावा बनी फ्रांस अव्वल शाह फ्रांस ने, जिसे शहनशाह चार्ल्स पंजम ने प्योया की जंग 1525 ईस्वी में शिकस्त देकर कैद कर लिया था। सुल्तान सुलेमान ने हंगरी पर हमला करने की बाहिम्मत इस्तदा की ताकि चार्ल्स को अपनी तवज्जो फ्रांस से हटाकर हंगरी की जानब मुतबल करनी पड़े, जिसकी सरहद सुल्तनत ऑस्ट्रेलिया से मिली हुई थी। फिर इसी जमाने में शाह ईरान ने शहनशाह चार्ल्स और शाह हंगरी के साथ सुल्तनत उस्मानी के खिलाफ एक जारहाना और मदाफाना इत्तेहाद कायम करने की कोशिश की। इन वजह से सुल्तान सुलेमान ने हंगरी पर हमला करने का फैसला किया। 1 लाख फौज और 300 तोपों के साथ रवाना हुआ। सुल्तानत कुस्तुनतुनिया से रवाना होने के 5 माह बाद 20 ज़िका 932 हिजरी 28 अगस्त 1526 को मोबाग्स के मैदान में हंगरी की फौज से मुकाबला हुआ
उस्मानी लश्कर अपनी कसरत, तादाद और तोप खान की बिना पर बहुत कुछ फौकियत हासिल कर ली थी। 2 घंटे से कम ही जंग में एक साथ ही हंगरी की किस्मत का फैसला भी हो गया। शाह लोई इसके 8 अस्कफ, ईरान हंगरी की एक बड़ी तादाद और 24,000 सिपाही मारे गए। लोई भागता हुआ दरिया में डूबकर मरा। 30 जिलहज 10 सितंबर 1526 ईस्वी को सलमान हंगरी के पाया तख्त बोधा में पहुंचा। बादशाह ने शहर ने हथियार डालकर दरवाजे खोल दिए। हंगरी के जो उमरा बाग्स की तबाही से बच गए थे, उन्होंने सलमान की खिदमत में हाजिर होकर इताअत का हलफ उठाया। इस चूंकि शाह लोई लावल्द मर गया था, इसलिए सलमान की तारीख से उमरा हंगरी के तख्त के लिए कांट जोपिया का इंतखाब किया, जो ट्रांसिल्वेनिया का अमीर और हंगरी के अकाबर में था। इसके चंद दिनों के बाद सुल्तान सलमान को इतला मिली कि एशिया कोचक में कुछ बगावत की सूरतें रनुमा हो रही हैं। चुनांचे वो फौरन बोधा से कुस्तुनतुनिया की तरफ रवाना हो गया। हंगरी के बाद सरहदी किलों में तुर्की दस्ते मुतय्यन कर दिए गए थे। तो दोस्तों, इसके साथ ही इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।